नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में दुरुस्त होंगे। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर हम अपने सपनों की तरफ एक छोटी सी उड़ान आज से भरेंगे, जो हमें हमारी तरक्की की तरफ लेकर जाएगी, हमारा सिलेक्शन पक्का करवाएगी। जी वो कैसे? तो वो ऐसे क्योंकि हिंदी एकमात्र ऐसा विषय है जो बहुत ही आसान है। पढ़ने में आपको ना तो उसको ज़्यादा समय देना होता है, ना ही ज़्यादा आपको कोई मगजमारी करनी पड़ती है। और सबसे इजी विषय ये सोचकर कि ये सबसे आसान है, इसको बहुत सारे बच्चे साइड में रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, इसको साथ लेकर चलना है। ये नहीं कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, हरियाणा जीके नहीं आती या और कुछ नहीं आता, हम उसको तो पूरा दिन पढ़ रहे हैं और जो हिंदी है उसको हम क्या कर रहे हैं, साइड में रख रहे हैं और सीधा क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले देखेंगे। या कई महारथी तो ऐसे हैं जो सीधा का सीधा उसे एग्ज़ाम में ही देखेंगे और एग्जाम में बैठने के बाद जब वो पढ़ेंगे ना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, भाई ये क्या होता है, ऐसी हिंदी थोड़ी ना होती है, ये किसने बना दी। तो वो चीज़ें नहीं होंगी भाई। यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट आप लोग देने वाले हैं और ये 45 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, क्योंकि एक नंबर से ही सिलेक्शन होता है बेटा और एक से ही रुकता है। आप सबको पता होगा, ठीक है। जिन बच्चों का एक नंबर से या एक नंबर तो बहुत आगे की बात है, कुछ पॉइंट से जो पीछे रह जाते हैं उनको इनकी वैल्यू पता है अच्छे से। तो आप हमारे साथ मेहनत करेंगे, हम आपके साथ मेहनत करेंगे और आपकी सफलता जो है वो निश्चित होगी। बशर्ते आपको करना क्या है, सिर्फ जो क्लास में कराया जा रहा है उसको पेन कॉपी लेकर के बैठना है। जो आता है वो ठीक है, जो नहीं आता है उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है जी, आज पहली क्लास हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना सिलेबस देख लेते हैं एक बार, क्योंकि सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ और पढ़ रहे हैं और सिलेबस में कुछ और है ना। एग्जाम में तो सिलेबस में से ही आएगा। तो एक बार देख लीजिए बेटा, सिलेबस यहाँ पर आप लोगों का ग्रुप डी का जो सिलेबस है वो दिया गया है। ये वाला जो है वो ग्रुप डी का है बेटा। शब्द अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, अविकारी शब्द, पद, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची, विलोम व अनेकार्थी शब्द, अयोगवाह, वाक्य शोधन, निपात, विराम चिन्ह, संबंध बोधक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द, युगम शब्द, वर्तनी, वर्ण, स्वर, व्यंजन, विदेशी ध्वनियां, संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विषम्य बोधक, वचन, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम शब्द। ये आपका यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, कोई दिक्कत जी नहीं। एक ही टॉपिक को खोल के लिखा हुआ है कि उसको हम बड़ा बना देते हैं, ठीक है। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, विकारी में हमें पता है कि जो हम संख्या सर्वनाम पढ़ते हैं वो विकारी के ही अंदर आते हैं, है ना। अविकारी में ये आते हैं। तो ये यहाँ पे लिखने का क्या मतलब था कि विकारी शब्द, अविकारी शब्द, लेकिन कोई बात नहीं, उसे इसका ज्ञान कम होगा भाई, ऐसा हम मान सकते हैं। यहाँ पे यही आपका नीचे दिया गया है मेंस का, सीटी मेंस जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए 10% वेटेज यहाँ पे रहने वाली है और इसको पढ़ते चलेंगे। सिर्फ यही आपके टॉपिक हैं जो व्याकरण में रहते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं है। सेम ऐसा ही आगे है यहाँ पे ग्रुप नंबर 56 का और 57 का, ठीक है। इंग्लिश यहाँ पे लिखी हुई है, तो नॉर्मल सी समझ आपको होनी चाहिए उस चीज़ की कि एक बेसिक आपका क्लियर हो, ठीक है। इतनी समझ आपको हिंदी में होनी चाहिए और वही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक प्यारा सा टॉपिक जिसके बिना हिंदी की शुरुआत ही नहीं हो सकती, ठीक है। वर्ण, यहाँ पे दिया गया है वर्ण और साथ में लिखा हुआ है स्वर और व्यंजन। इसके हिसाब से 3 टॉपिक हो गए ये, है ना, लेकिन ये टॉपिक एक ही है बेटा और इसको आज हम अपने क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। शुरू करें। वर्ण, इसके अंदर ही स्वर और व्यंजन आते हैं, तो आज की क्लास हम यहाँ पे अपनी शुरू कर लेते हैं। वर्ण विचार, तैयार होके बैठ जाना बेटा अच्छे से और ध्यान से सुनना है। बहुत सारी चीजें आपको आज क्लास में ही आधे से ज्यादा आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। एक बार देख लीजिए, वर्ण विचार यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि हम आज क्या करने वाले हैं, वर्णों पर विचार करने वाले हैं। वर्ण क्या होता है, वर्ण। अब एक बात बताओ, जैसे ही मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे मैं कब से लगी हुई हूँ, तो जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप लोगों तक कैसे पहुंच रहा है। वो एक जो ध्वनि यहाँ पे उत्पन्न हो रही है कि कुछ मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप वहां से सुन रहे हो, तो बीच में जो ये ध्वनि है यहाँ पे, है ना, हम बोल सकते हैं जी। हम 2 शब्द यहाँ पे लिखते हैं, एक लिखते हैं ध्वनि और एक लिख लेते हैं वर्ण, ठीक है। एक क्या लिख लेते हैं, वर्ण।
ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं बेटा, सीधी सीधी एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है। या ऐसे वो पूछेगा कि भाषा की मौखिक इकाई क्या है बेटा, ये भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ठीक है, ध्वनि क्या है, भाषा की मौखिक इकाई है। अब जो मैंने बोल दिया वो क्या है, मौखिक, मुख से बोल रही हूं तो मौखिक इकाई है, कौन सी है, ध्वनि है। और जब मैंने इस मौखिक रूप को यहाँ पे लिखा है, जैसे ही मैंने इसको एक लिखित रूप दे दिया तो ये क्या हो गया बेटा, भाषा की लिखित इकाई हो गया, जिसको कि वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा की लिखित इकाई क्या कहलाएगी, वर्ण कहलाएगी। भाषा की लिखित इकाई क्या होगी, वर्ण होगी। और भाषा की मौखिक इकाई क्या होगी बेटा, ध्वनि होगी। अब इससे आगे एक चीज और आती है कि आपसे पूछा जाता है भाषा की, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो क्या है बेटा, सार्थक। अब देखो, सबसे छोटी लिखित इकाई आप वर्ण कह दोगे, ठीक है, सबसे छोटी इकाई आप, ऐसा पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, मान लो लिखित शब्द का प्रयोग ना करे तो आपको बोलना है वर्ण। लेकिन जैसे ही वो कह दे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, सार्थक यानी कि अपने आप में अर्थ लिए हुए, तो वो कौन है भाई, वो है शब्द। क्या है, शब्द हो जाएगा। क्योंकि वर्ण जो होते हैं, वर्ण मैं यहाँ पे लिख रही हूं, जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है ना। लेकिन जैसे ही मान लो मैं यहाँ पे कुछ और वर्ण जो है लिख रही हूं, मैंने लिखा क, म और ल, ये वर्ण लिख दिए। जैसे ही इनकी संधि होगी ना बेटा, यहाँ पे जैसे ही इनकी संधि होगी, इनको हम मिलाएंगे तो एक शब्द बन के तैयार हो जाएगा, जो कि कमल। और कमल क्या है, अपने आप में एक अर्थ लिए हुए है। ठीक है, कमल क्या है भाई, एक फूल है, तो उसका क्या है, अर्थ निकल रहा है। और जैसे ही उसका अर्थ निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, वो शब्द हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। मौखिक इकाई ध्वनि, जो हम बोल रहे हैं, सबसे छोटी मौखिक इकाई आप कह सकते हो ध्वनि। और सबसे छोटी इकाई या लिखित इकाई वर्ण। और सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द। ठीक है, यहां पे आता है भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई। एक हो गई छोटी, छोटी तो हो गई शब्द। अब जैसे ही इसने बड़ी बोला तो हम समझ सकते हैं बड़ी कहते ही कि बड़ी जो है वो वाक्यों, इन क्या कहते हैं, शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनाते हैं, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा होता है। और उसी अर्थ को क्या कहते हैं हम, सबसे बड़ी सार्थक इकाई। क्या हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द, और सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या हो जाएगी, वाक्य हो जाएगी। ठीक है बेटा, छोटी सी बात समझ में आई। जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो बात करते हैं हम यहाँ पे। इससे पहले ना एक बात और मैं आपको समझा देती हूँ, का कलर चेंज करके। ध्यान देते चलना है, रुकना नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बात आती है वर्णमाला। सुना होगा, वर्णमाला क्या होती है, वर्णों की माला। क्या होता है बेटा, वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला, है ना। हम इसकी परिभाषा यहाँ पे अगर लिखें कि वर्णमाला की परिभाषा क्या है, तो वर्णमाला की परिभाषा होती है बेटा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।
अब बात आती है कि वर्ण होते कितने हैं, वर्ण के भेद कितने होते हैं। तो वर्ण होते हैं बेटा दो प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन। हर किसी को पता है कि स्वर और व्यंजन जैसी कुछ चीजें होती हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वर्ण के भेद कितने होते हैं या ध्वनि के भेद कितने होते हैं, तो किसी को पता नहीं होगा कि जवाब क्या रहने वाला है। तुक्के भला ही मार दो आप लोग, 1 होगा, 2 होगा, 4 होंगे, 6 होंगे, लेकिन अगर किसी ने तुक्का ही मारा ना कि 2 होंगे, तो वो बता नहीं पाएगा कि कौन कौन से। आज से याद रखोगे कि 2 होते हैं वर्णों के भेद, जो कि एक स्वर और एक व्यंजन। इतनी बात समझ में आई। स्वर जो होते हैं वो बेटा स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र कैसे जी? इनको बोलने में ना तो किसी तरह की रुकावट होती है, ना किसी का सहारा लेना पड़ता है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो ये स्वतंत्र हैं। और व्यंजन जो है यहाँ पे ये परतंत्र हैं। अब ये परतंत्र कैसे हैं? परतंत्र यानी कि दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अब वो दूसरा कौन है? तो जी ये व्यंजन जो होते हैं ना, ये वाले होते हैं, क ख वाले। ठीक है, तो जैसे ये क है ना, ये क यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप इसको टुकड़ों में करोगे तो ये क इस तरीके से आधा दिखेगा और ए स्वर को लिए हुए होगा। तो ये क्या है? अगर इस स्वर को निकाल दें तो इसका उच्चारण नहीं हो सकता। अगर मैंने स्वर को यहाँ से निकाल दिया तो इस आधे क का उच्चारण आप नहीं कर पाओगे। तो किसके साथ बोला जाएगा? ये जी एक स्वर के साथ ये बोला जाएगा। इसीलिए क्या है, ये स्वरों पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इनको परतंत्र यहाँ पे बोला जाता है। इनकी अच्छे से परिभाषा जब आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं, मैं वहां पे लिखवा दूंगी। ठीक है, छोटी सी बात आपको समझ में आई? ठीक है जी। अब बात आती है कि जो ये स्वर होते हैं ये कितने होते हैं। स्वर जो होते हैं बेटा 11 होते हैं और व्यंजन यहाँ पे 33 व्यंजन होते हैं। जो मूल व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। कुल व्यंजन अगर पूछा जाए तो 39 होते हैं। और कुल वर्ण अगर आपसे पूछा जाए, कुल वर्ण की अगर मैं बात करूं, टोटल उसमें कुल वर्ण, उसमें स्वर भी आ गए और व्यंजन भी आ गए, तो वो 52 हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसी में डाउट होता है कि यार क्या चीज क्या है ये, कहीं पे 52 है, कहीं पे 33 है, कहीं पे 39 है। बेटा वो पूछने वाले पे डिपेंड करता है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अगर वो आपसे पूछे कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो जवाब रहेगा 52। इतनी बात समझ में आई। अगर वो पूछे मूल व्यंजन कितने हैं, तो 33। कुल व्यंजन कितने हैं जी? 39। ऐसे ही स्वर जो हैं वो कितने हैं? 11। अगर कुल शब्द का प्रयोग कर दे तो 13 हो जाएंगे। एक बार ये 52 वर्णों को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि 52 जो वर्ण हैं वो कौन से होने वाले हैं। तो 11 ये स्वर हो गए, प्लस में 33 ये व्यंजन हो गए। ठीक है, उसके बाद 2 आपके यहाँ पे अयोगवाह, 2 उत्सिप्त और 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। नीचे लिख दूं कौन से? ये 11 स्वर हैं आप लोगों के, जो कौन से होते हैं बेटा? ए, आ, ई, ई, उ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। एक बार रिवाइज कर लो इसको। ठीक है, ये मत सोचना कि ये तो क्या मैडम, ये तो नर्सरी में आजकल पहले ही, स्कूल में जाने से पहले ही सीख लेते हैं। पहले नहीं आते थे। आज भी अगर मैं आप लोगों में से किसी बच्चे को ये खड़ा करके अगर ऑफलाइन में और पूछूं ना, तो नहीं बता पाओगे। 33 व्यंजन की अगर बात करूं तो यहाँ पे हम 33 व्यंजन लिख देते हैं भाई। क, ख, ग, घ, अंगा। अंगा होता है ये। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, फ और म। ये हो गए आपके 25 यहाँ पे स्पर्श व्यंजन जी। 25 हो गए, 33 करने हैं। ठीक है जी। अंतस्थ व्यंजन हम यहाँ पे लिख देते हैं य, र, ल और व, और साथ में आपका श, स, और है। हो गए 33। काउंट करते रहना। ठीक है, हो गए। हाँ जी।
दो की यहाँ पे बात हुई कि दो ये क्या है आप लोगों के जी, ये दो जो है हमारे ये होते हैं अयोगवाह। क्या होते हैं बेटा? अयोगवाह, जो इस तरीके से होते हैं अंग और आहा। ये जो दो हैं ये हैं बेटा उत्सिप्त व्यंजन। उत्सिप्त, उत्सिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, ठीक है। ताड़न जात भी इनको बोलते हैं, जो कि उत्सिप्त होते हैं। ये कौन से होते हैं? एक ये ड और एक ये है। ड और ढ यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन इनके नीचे ये बिंदी नहीं लगी, जिसको नुक्ता आप बोलते हो। तो जैसे ही ये नुक्ता इसके नीचे लग जाती है, इनका उच्चारण बदल जाता है बेटा। फिर इनको हम ड ढ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अड़, अढ़। जैसे ही आप इनको बोल रहे हो तो एक बार बोल के देख लेना, आपकी जीभ जो है वो एकदम से झटाक से ऊपर से नीचे गिरती है, इसीलिए इसको फेंका हुआ यानी कि उत्सिप्त आप बोलते हो। अब बात आती है नंबर 4, जो यहाँ पे क्या है? ये 4 जो है बेटा ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त यानी कि दो के मेल से बना होगा, ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो हैं कौन से हैं? यहाँ पे लिख देती हूँ, अक्ष, त्र, एक मिनट, अक्ष, त्र, य और त्र, ये होते हैं। अब इनका जो है संयुक्त क्यों बोला है? क्योंकि ये किस किस के मेल से बनते हैं? तो ये बनता है बेटा क और श से, षटकोण वाले श से। ये त्र जो बनता है ये बनता है त और र के मेल से। ये ग जो है ये ज और य से, इसको ज और य से बना है, इसीलिए इसको ना ज, जैसे ज्ञान नहीं बोलते हम, ज्ञान होता है वो सही, लेकिन हम ज्ञान ही बोल देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सही वर्तनी ज्ञान होती है बेटा। श्रेय जो है ये स सलगम वाले से और रे वाले से बना होता है। इस तरीके से ये संयुक्त व्यंजन बने हैं आपके। टोटल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुल 52 वर्णों में कौन से हैं, तो आप बता दोगे जी 11 हमारे स्वर हैं, 33 ये व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह, 2 उत्सिप्त व्यंजन और 4 आपके संयुक्त व्यंजन। टोटल हो गए आपके 52। ठीक है बेटा, हाँ जी 52 हो गए हैं। अब हम आगे अगर मैं बढ़ूं, इन स्वरों की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो ये स्वर जो होते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वर लिखे हुए हैं, 11 स्वर आपके लिखे हुए हैं। स्वर की परिभाषा मैं लिख दे रही हूं कि जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या रुकावट के या बाधा के, ठीक है, बिना किसी अवरोध के होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यानी कि स्वरों को बोलते समय, जैसे मैं बोल रही हूं ए आ ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ, ठीक है, तो इनको बोलते समय क्या हो रहा है? किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं हो रही है। तो ये एक छोटी सी स्वर की यहाँ पे आपकी परिभाषा हो जाती है। स्वर मैंने बताया कितने हैं ये जी? 11 स्वर हैं। जैसे ही यहाँ पे अंग और आहा जुड़ जाएगा, क्या बेटा? अंग और आहा, तो ये क्या हो जाएंगे? +2 और होकर के ये 13 हो जाएंगे। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, पूछा जाए हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या तो बताओगे 11, और पूछे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, जैसे ही ये कुल शब्द आता है तो समझ जाना कि उन दो की भी बात हो रही है। कुल स्वरों की संख्या जो रहने वाली है वो क्या हो जाएगी बेटा? 13। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? हाँ जी, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जिन वर्णों को बोलते समय कोई भी रुकावट नहीं आती है, वो क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर 11 होते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं। 13 अगर पूछे तो 2 और अयोगवाह, जिनको बोलते हो आप लोग अयोगवाह, अयोगवाह, ए योग और वहा, 3 शब्दों से मिलके बना है ये। यानी कि बिना योग के भी साथ है, यानी कि जिसका कोई भी मेल नहीं है हमारे साथ, लेकिन वो फिर भी हमारे साथ खड़ा है, वही क्या है? अयोगवाह है। ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं बेचारे, ना ये व्यंजन में, ठीक है, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि ये दोनों के साथ ही यूज हो सकते हैं।
दोनों के साथ में, लेकिन कोई मानता नहीं है ना, है ना, वैल्यू नहीं है भाई इनकी कोई भी। इतनी बात समझ में आई। चलिए भाई आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इन स्वरों की कि ये स्वर जो होते हैं ये कैसे कैसे बोले जाएंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ ले। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा है होठों की आकृति के आधार पर। अब ऐसा क्यों पूछा है जी, होठों के आधार पर स्वर क्या होते हैं, कितने होते हैं, हमें तो नहीं पता। तो इसने पूछना चाहा है बेटा यहाँ पे कि होठों की आकृति, यानी कि होठों की जो आकृति है वो स्वरों को बोलते समय कितनी बनेगी, किस किस प्रकार की बनेगी। तो वो यहाँ पे दो होती है बेटा। एक होती है वृत्ताकार, यानी कि होठ बोलते समय क्या हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, गोलाकार आप इसे बोल सकते हो, गोल आकार हो जाता है। और एक होता है अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी परिभाषा अगर लिखूं, वृत्ताकार क्या है बेटा, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में होठ गोल हो जाएं, गोल हो जाएं। ठीक है, तो गोल हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, आपके वृत्ताकार हो जाएंगे। अब वे ऐसे जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, बोल के देखो। जैसे मैंने बोला ऊ, बोल के देखो आप लोग। मैंने बोला बड़ा ऊ, होठ गोल हुए या नहीं। मैंने बोला ओ और बोला ओ, बोल के देखो एक बार कि जिन वर्णों के उच्चारण में आपके होठ गोल हो जाएं वो क्या होंगे, वृत्ताकार होंगे। जैसे ऊ, ऊ, ओ, औ। देखा होगा आपने, देख तो रहे हो, नहीं बोल रहे तो बोल के देख लेना साथ साथ। ऐसे ही आप क्वेश्चन जैसे पेपर में मिला तो आप वहां पे भी ऐसा करके देख सकते हो कि होठ गोल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वहां पे आपको इजीली, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है कि याद नहीं है हमें तो कौन सा था, तो याद आ जाएगा। अब अवृत्ताकार यानी कि वही जिसमें गोल ना हो, है ना, छोटा सा लिख दूं, जिसमें होठ गोल ना हो, गोल ना हो, वो क्या हो जाएंगे बेटा, आपके अवृत्ताकार। अब जितने बाकी के जो बच गए हैं ना, जैसे आपने बोला ए, आ, ई, ठीक है, इसके बाद में ऊ हो गए, ए, ऐ, ओ और औ। इनमें क्या हो रहा है बेटा, आपके होठ जो हैं वो गोल नहीं हो रहे हैं। बोल के देखो ए, आ, ऐसे दूर फैल रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएंगे, अवृत्ताकार। अब एक छोटी सी चीज जो आपकी बच गई कि मैडम री ऋषि तो आपने लिखा ही नहीं, तो वो जो री ऋषि होता है ना बेटा, वो लिख लेना, री ऋषि अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार। री ऋषि क्या होता है बेटा, अर्धवृत्ताकार होता है। ठीक है, ये यहाँ पे कितने हो गए, 2, 4, 6 और 2, ओ सॉरी एक मिनट भाई, ये तो ओ तो हमने वृत्ताकार में देख ही लिए हैं, बोल भी नहीं रहे हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। और ये यहाँ पे 4 ये हो गए थे, 10 और 1 ये रहा 11। 11 स्वर हमारे कंप्लीट हुए होठों के आधार पर, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार में आपके होठ गोल होंगे, अवृत्ताकार में होठ गोल नहीं होंगे, यानी कि फैल जाएंगे। ऊ, ओ, औ, जैसे बोला होठ गोल हुए, आ, ए, आ, ई, ए, ऐ। ठीक है, तो इनमें हमारे होठ जो हैं वो फैल रहे हैं। आगे आता है जीवा के प्रयुक्त होने वाले भाग में। अगर मैं बात करूं कि जीभ जो है हमारी वो कितने तरीके से कहाँ कहाँ पे टच होती है और कौन से भाग से कौन से स्वर यहाँ पे बोले जाते हैं, तो भाई जीभ के आधार पर होते हैं 3 होते हैं। सबसे पहला जो है आपका वो होता है अग्रभाग, अग्रभाग आगे वाला भाग। दूसरे नंबर पे जो है वो है बेटा आपका मध्य भाग, जीभ का मध्य भाग जो होगा। और तीसरे नंबर पे आपका रहने वाला है पश्च भाग, पश्च यानी पीछे वाला। ठीक है, जीभ का पीछे वाला भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, ये 3 भागों से हमारी जो जीभ है इनका क्या होता है, स्वरों का उच्चारण होता है इन 3 जगहों से। और वो कौन सी है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग।
अब इनमें पूछेगा कि अग्रभाग से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, स्वर जो है आपके, मध्य से कौन सा, पश्च से कौन सा। तो वो सीधे सीधे आप यहाँ पे याद करो, देखना अभी याद कराती हूँ, ठीक है। अग्रभाग यानी कि जिसमें जीभ का, ये यहाँ पे परिभाषा आप लिख लेना, जिसमें जीभ का आगे वाला भाग प्रयुक्त होता है, प्रयोग होता है, अग्रभाग। मैं यहाँ पे एक छोटा सा शब्द लिख रही हूँ, उसको बस याद कर लीजिएगा। मैंने लिख दिया अग्र से अग्रीय। क्या लिखा? अग्र से अग्रीय मैंने यहाँ पे लिखा है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ याद करना है। एक तो मैंने क्या किया है, अग्र में ये ई लगाई है, एक ये ए लगाया है, हाँ जी ऐसा ही किया है, एक ई लगाई, एक ए लगाया, और एक ये रे, मान लो यहाँ पे हम इसका भी प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ई से हमें याद रखना है दोनों की दोनों ई अग्रभाग से बोली जाती हैं। ए से याद रखना है दोनों के दोनों ए और ऐ अग्रभाग से बोले जाते हैं। ये जो रे है इससे हमें लिखना है कि री ऋषि, री ऋषि भी आगे वाले भाग से बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? अग्रीय इस तरीके से याद रख लोगे, अग्रीय तो ई की मात्रा आई और ए आया, और ये रे आया, रे से री बना दो, ई से दोनों ई बना दो, ए से दोनों ए आई बना दो। मध्य भाग की अगर मैं बात करूं, मध्य भाग में आता है ए, मध्य। जैसे ही आपने बोला मध्य, लास्ट में क्या है, ये में ए छुपा हुआ है, याद रख लीजिएगा, याद रखने के लिए बता रही हूँ। मध्य जैसे बोला, मध्य ए, मध्य मध्य, तो ए जैसे ए की साउंड आ रही है, सिर्फ यहाँ पे एक ये अकेला ए होगा, और पश्च में बाकी जितने आपके बच गए, ठीक है। इसके अलावा ए यहाँ पे आ गया है, आ रह गया, ठीक है, ए आ ई हो गया, ऊ री हो गया, ए आई हो गया, ओ और औ, ये यहाँ पे होंगे। और एक और होता है बेटा, ये जो आगत ध्वनि इसको बोलते हो, ये ओ, ये ना तो आ है ना ओ है, दोनों के बीच की है ओ। जैसे आप लोग बोलते हो ना, आप ये वाला डॉक्टर लिखते हो और इसके ऊपर जो ये लगा देते हो, ये इंग्लिश से आया हुआ, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ये भी आपका पश्च भाग से बोला जाता है, ये जो इसका यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? जीभ के आधार पर कितने हैं बेटा? 3 भाग हैं। सीधा हम एग्जाम के ही नजरिए से पढ़ रहे हैं, जो हमसे पूछा जाएगा सीधा सीधा पूछेगा, सीधा सीधा झटाक से हमें जवाब दे देना है, ठीक है। ये आपको याद हो गए होंगे। अग्रीय से याद रखना है ई और ए से, और इस रे से री। मध्य जैसे ही हमने बोला मध्य भाग, मध्य ए, ठीक है, और बाकी जितने बच गए वो हमारे पश्च में आ जाएंगे। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर यानी कि जो हमारा ये मुख है ना, ये कितने प्रकार से खुलता है जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। क्या ये पूरा खुलता है, क्या ये आधा खुलता है, या ये आधे से ज्यादा या आधे से कम, कितना खुलता है, तो उसी की बात होती है। ये कितना खुलता है बेटा? ये 4 तरीके से खुलता है। 4 तरीके से कौन कौन सा हो जाएगा आपका? सबसे पहले आता है आपका संवृत। क्या आता है बेटा? संवृत। उसके बाद अर्ध संवृत, संवृत हो गया, अर्ध संवृत, यानी कि जितना संवृत में खुलेगा उससे आधा यहाँ अर्ध संवृत में खुलेगा, ठीक है। फिर आता है विवृत, विवृत, और चौथे नंबर पे आता है आपका अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। 4 तरीके से हो गया जी। ये तो कभी समझ में नहीं आए क्या है ये संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अविवृत है, ये क्या है? तो बेटा ये कुछ नहीं है, इनको भी आप यहाँ पे ट्रिक से याद कर लो। संवृत जैसे ही बोला, इसके साथ एक शब्द याद रखना, सुई। क्या बोला मैंने? सुई। संवृत जो होता है उसमें आपका मुख सबसे कम खुलता है, सबसे कम, यहाँ पे लिख दे रही हूं, मुख सबसे कम खुलता है। सबसे कम यानी कि उन सबसे कम खुलेगा, यहाँ पे मुख सबसे कम खुलता है। अर्ध संवृत में क्या होता है? जो यहाँ पे सबसे कम खुला है ना, उसी का आप लगा लो कि आधे से कम, यानी कि मान लो इतना आपका मुख है, इतना मुख है, मान लो इतना मुख खुल रहा है आपका, इसमें आपका मुख खुल रहा है, आधे मुख जो है सबसे कम खुलता है, यानी कि मान लो इतना ही खुला, सबसे कम, ये वाला भाग हम सबसे कम में मान लेते हैं कि ये वाला सबसे कम में खुला। अब आ गया अर्ध संवृत। अर्ध संवृत में क्या है कि आधे से कम, अब आधा इतना है,
टोटल इतना है, ये पूरा इतना है, आधा इतना है, आधे से कम यानी कि यहाँ पे खुलेगा, ये यहाँ पे खुलेगा। अब बात आती है विवृत की, तो विवृत में ये पूरा ही मुख खुलता है। कितना खुलता है? पूरा का पूरा, ठीक है। और अर्ध विवृत में यानी कि आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा यहाँ तक का खुलेगा। याद रखना, मुख सबसे कम खुलेगा संवृत में, इसमें आधे से कम, ठीक है, आधे से कम। और इसमें विवृत में पूरा मुख खुलेगा, पूरा, ठीक है, ऐसे ही लिख रही हूं मैं यहाँ पे। अर्ध विवृत में क्या होगा? आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, ठीक है। अब वो कौन से स्वर होंगे जो यहाँ पे इस तरीके से मुख खुलेगा और वो बोले जाएंगे? तो यहाँ पे देखो, समृद्ध में मैंने सुई शब्द लिखा है। सुई में क्या करना है आप लोगों को? एक ये ऊ की मात्रा और एक ये ई, ये दोनों यहाँ पे उठाने हैं और लिख देने हैं। दोनों तरीके के ऊ, छोटा और बड़ा, और दोनों छोटी बड़ी ई, ये सिर्फ 4 जो है यहाँ पे बोले जाएंगे संवृत में। सुई से याद रखना, संवृत, सुई, सुई का ऊ और ई, ऊ और ई दोनों कौन से? छोटे और बड़े, दोनों के दोनों। अब अर्ध संवृत, वो जो सुई है संवृत से, तो ये क्या है बेटा? ये आधी सुई आप मान के चलो। संवृत सुई है तो अर्ध संवृत आधी सुई। और जैसे ही आप लोगों को आधी सुई अगर डॉक्टर लगाता है, पूरी में ही जान निकल जाती है आपकी, तो अगर वो आधी दिख गई, टूटी हुई है सुई, तो आप एकदम से चीख पड़ते हो, बोलते हो ओए। क्या बोलते हो? ओए। तो जैसे ही आपने ओए बोला, तो उस ओए से याद रखना ओ और ए। जैसे ही आपको आधी सुई लगेगी तो आप क्या हो जाओगे? आप एकदम से चिल्लाओगे और बोलोगे ओए। ओए जैसे बोला तो ओ और ए आपके अर्ध संवृत में आ जाएंगे। अब बात आती है विवृत। विवृत में आपका पूरा मुख खुलने वाला है, ठीक है। क्या होगा? विवृत में पूरा मुख खुलेगा, ठीक है। क्या होता है बेटा विवृत में? बताइएगा एक बार जल्दी से। विवृत में क्या हो जाएगा हमारा? विवृत में हो जाएगा जिसमें हमारा मुख क्या होता है बेटा? पूरा का पूरा खुलता है। मुख क्या होता है? पूरा का पूरा खुलता है, ठीक है बेटा। विवृत में क्या होता है कि आपका जो मुख होता है वो पूरा खुलता है। और पूरा कौन सा स्वर बोलते हो जब आपका मुख पूरा खुलता है? तो बोल के देखो। आप बोलोगे मैडम आ। जैसे ही आपने आ बोला, आ, तो आपका मुख जो है वो पूरा का पूरा खुल गया, है ना। आ पे क्या हुआ? मुख आपका पूरा का पूरा खुल गया, तो आ कैसा स्वर हो जाएगा? विवृत स्वर हो जाएगा। मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर के अंदर आ जाएगा। अब बाकी बचा आपका अर्ध विवृत, जिसमें कि आधे से ज्यादा मुख खुलता है। तो वो कौन से हो जाएंगे जी? वो सारे हो जाएंगे जो अभी तक नहीं आए हैं। कौन सा नहीं आया है? ए नहीं आया है, हाँ जी। ए, आ, ई, ऊ, ठीक है। री, ए हो गया, अ, ओ हो गया, औ, ठीक है। और एक आपका वो जो आगत ध्वनि है ओ, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या समझे? अर्ध विवृत में बताइएगा मुझे, आधे से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। आधे से ज्यादा मुख खुला, एक बार बताइए, कोई दिक्कत परेशानी? एक मिनट दीजिएगा बेटा। ये जो री है ना, ये री यहाँ पे नहीं आएगी, है ना। चलो ध्यान आ गया, वरना बाद में कहते। ये जो री है वो वहां पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी री। सुई में आएगी। सुई में ऊ, ई के साथ री की मात्रा को भी याद कर लेना, जो कि संवृत के अंदर आने वाली है। याद कर लोगे? हाँ जी, ऊ, ई और री, ठीक है। ओए आधे से कम मुख खुलेगा, यानी कि अर्ध संवृत में आधी सुई लगेगी तो ओए बोलोगे, और क्या हो जाएगा? ओ और ए। विवृत में पूरा मुख खुला आ, और ये आपके ए, ऐ, ओ और ये ओ क्या हो जाएगा? अर्ध विवृत के अंदर आ जाएंगे, ठीक है बेटा। 4 हो गए आपके उच्चारण स्थान के आधार पर। अब अगला जो पॉइंट है वो आपका है उच्चारण स्थान के आधार पर कितने होते हैं। तो उच्चारण जब करते हो, उच्चारण स्वरों का करते हो, तो 6 जगह से करते हो। 6 जगह कौन सी हैं? सबसे पहले आता है कंठ, कंठ, ठीक है, कंठ है। फिर आता है तालव्य, तालु से बोलते हो। मूर्धन्य, मूर्धा से बोलते हो, ठीक है।
ओष्ठ है, होठों से बोलते हो। कंठोष्ठ है, और आपका कंठ तालव्य। कंठ तालव्य, ये 6 जगह से आप क्या करते हो बेटा, स्वरों का उच्चारण करते हो। कंठ से कौन सा स्वर बोला जाता है? कंठ से बोल के देखो जरा। ए आ, जैसे ही आपने ए और आ बोला, वो कहां से निकले जी? कंठ से निकले हमारे ए और आ। आगे आया तालु, तालु से बोलो ई ई, दोनों ई आपकी क्या हैं? तालु से बोली जाती हैं, ई और ई। अब आया मूर्धा, मूर्धा से क्या बोलते हो? री ऋषि। क्या है बेटा? री ऋषि आपका मूर्धा से बोला जाता है। होठों से क्या बोला जाता है? होठों से जी ऊ और ऊ। ऊ ऊ होठों से बोला जाता है। अब बात आती कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है क्या है? कंठ और होठ दोनों का जो मेल होगा, वहां पे कैसा स्वर होने वाला है? वो कंठोष्ठ है, वहां पे उच्चारण उसका होगा। कंठ से कौन सा बोला जाता है? ए, है ना, ये बोला जाता है कंठ से। और होठों से कंठोष्ठ तभी तो बनेगा। होठों से कौन सा बोला जाता है बताइएगा? ऊ। तो जैसे ही कंठोष्ठ यहाँ पे आया, ए और ऊ ने मिलकर क्या बनाया था? ए और ऊ ने मिलकर ही ये ओ बनाया था, छोटा ओ। तो ये क्या हो गया? कंठोष्ठ है। अब जैसे ही अगर यहाँ पे बड़ा ऊ आता है ना, ए और बड़ा ऊ, तो ये क्या हो जाता? औ हो जाता। तो ये दोनों क्या हैं? कंठोष्ठ हैं, जो कि कंठ और होठ दोनों से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ। अब ऐसे ही कंठ तालव्य, कंठ और तालव्य के मेल से जो बोला जाएगा, ठीक है, कंठ तालव्य, तालु लिख लो, कंठ तालु, कंठालु नहीं, कंठ तालु। ठीक है, तो कंठ से क्या बोला जाता है? फिर से आपका वही कि ए आपने बोला और तालु से दोनों ई बोली हैं। तो ए और ई मिलके क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। और यहाँ पे ए और बड़ी ई क्या बनाते हैं बेटा? आई बनाते हैं, जो कि ये दोनों हो जाएंगे कंठ तालु, कंठ तालव्य। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ए और आई का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ तालव्य से। 6 प्रकार के हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे स्वर। पहला कंठ, जिसमें ए आ बोलते हो। दूसरा आपका मूर्धा, दूसरा तालु, जिसमें ई बोलते हो। तीसरा मूर्धा, जिसमें री बोलते हो। चौथा होठ, होठों से ऊ और ऊ बोलते हो। ठीक है, पांचवा आपका कंठोष्ठ होता है, जिसमें ओ और औ बोला जाता है। और छठा आपका कंठ तालव्य, जिसमें आप ए और आई को बोलते हो। ये समझ में आया? ये कैसे बनते हैं ये भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो अब ये हमारे 4 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। अब नंबर आता है नंबर 5 का। इसमें पूछा गया है कि उच्चारण में लगने वाले समय, मात्रा या कालमान के आधार पर स्वर कितने होते हैं। यानी कि स्वरों को जब बोलते हैं तो उसमें कितनी मात्रा का समय लगता है, उसके आधार पर। तो भाई वो होता है आपका दो तरीके की मात्राएं यहाँ पे लगती हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। क्या होता है? एक ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर को ही आप क्या बोलते हो? लघु स्वर बोलते हो। लघु, ह्रस्व को ही क्या बोलते हो? लघु बोलते हो, या इसी को आप मूल स्वर भी कह सकते हो। और यहाँ पे जो दीर्घ स्वर है, इसको आप दीर्घ स्वर भी कहते हो, इनको आप संधि स्वर भी कह सकते हो। संधि स्वर यानी कि संधि से कैसे? संधि होता है मेल, यानी कि 2 वर्णों का जब मेल होगा तो यानी कि वो संधि स्वर होगा, दीर्घ होगा, 2 से मिलकर बड़ा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ह्रस्व हो गया, जो कि मूल स्वर है, जो लघु हैं। और सारे स्वरों में जो आपके यहाँ पर रहने वाले हैं लघु, यानी कि जो छोटे छोटे होते हैं, वो ये 4 ही होते हैं। ए ई, भाई ई छोटे वाला, ठीक है, ए ई ऊ री, सारे छोटे वाले लघु के अंदर आएंगे। और जितने बड़े वाले हैं वो आपके दीर्घ के अंदर आएंगे। आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ठीक है, बाकी आपका ए आई, ये भी बड़े हैं, इनको ये छोटा ए आई मत बोलना कि छोटा ओ बड़ा औ, ऐसा नहीं है। ये दोनों 2 के मेल से बने हैं। अभी जैसे मैंने पीछे बताया ना आपको कि ये इनके मेल से बने हैं, तो 2 वर्णों के मेल से बना है, तो ये दीर्घ कहलाएगा। दीर्घ स्वर होते हैं ये आपके यहाँ पे, जो कि 7 रहने वाले हैं।
ठीक है। अब कहोगे मैडम एक और होता है जिसको आप प्लुत बोलते हो, वो प्लुत जो होता है बेटा वो संस्कृत के अंदर काउंट होता है। ठीक है, इसको आप जो बोलते हो ह्रस्व को एक मात्रिक बोलते हो। क्या? एक मात्रा का समय लगता है इसमें, जब इसको बोलते हैं तो एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको एक मात्रिक कहते हैं। इसमें इससे डबल मात्रा का प्रयोग होता है तो इसको द्विमात्रिक कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? एक मात्रिक और द्विमात्रिक। यहाँ पे लिख देती हूँ कि एक जो प्लुत होता है उसको आप संस्कृत में काउंट करते हो बेटा प्लुत स्वर को। ठीक है, हिंदी में दो ही होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। और यहाँ पे जो प्लुत स्वर होता है उसका ये वाला साइन होता है, जैसे आप लिखते हो ओम, ओम आपने लिखा। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? इसको भाई त्रिमात्रिक कहते हैं, त्रिमात्रिक। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे आगे एक चीज ये और पढ़ लो कि अनुस्वार और विसर्ग के बारे में आप लोग ये चीजें पढ़ लो एक बार। अनुस्वार क्या, ये जो अंग है इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ये नाक से बोला जाता है, ये अल्प प्राण है, ये सघोष है। ए जो है ये सॉरी अह जो है ये विसर्ग है, ये जो दो बिंदी है इनको विसर्ग बोला जाता है। ये कंठ से बोला जाता है, ये महाप्राण ध्वनि है और ये सघोष है। ये अल्प प्राण महाप्राण अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो स्वर जो होते हैं, स्वर जो होते हैं देखो स घोष स घोष, अगर घोषतक के आधार पर बताऊं तो यहाँ पे लिख लो सभी स्वर सघोष होते हैं, यानी कि इनको बोलते समय कंपन उत्पन्न हो। सभी स्वर सघोष हैं। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे सभी स्वर अल्प प्राण है। ये जब व्यंजन वाला टॉपिक कल हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगी इनका जो परिभाषा जो होती है सघोष घोष की, अल्प प्राण महाप्राण की, उसके अंदर बता दूंगी। अभी यहाँ पर याद रखने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है कि सभी स्वर, जैसे ही हमने बोला सभी स्वर सघोष हैं, जैसे ही स घोष आया तो से ही क्या बन रहा है? स्वर बन रहा है। और ये एक ही लय में है ना, ये अनुप्रास अलंकार चल रहा है, सभी स्वर सघोष हैं, से की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स घोष को याद रखेंगे। स आता है तो स्वर से ही होते हैं शुरू, तो ये सघोष हैं। और जैसे यहाँ पे सभी स्वर क्या हैं? अल्प प्राण हैं, तो ये ए से याद रख लीजिएगा कि ए से क्या होता है? हमारे स्वर शुरू होते हैं, ए आ ई, तो ए अनार से शुरू होते हैं, इसलिए ये क्या है? अल्प प्राण है, ना कि महाप्राण। सिर्फ छोटी सी चीज याद रख लीजिएगा, आपको यहाँ याद रखने के लिए बताई है। ये जो अंग है ये अनुस्वार कहलाता है और ये विसर्ग कहलाता है। नाक से बोली जाती है ये कंठ से बोला जाता है। ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। ये दोनों स्वरों में नहीं है कहीं, बोलो अभी तो बताया सभी स्वर अल्प प्राण है। ये अयोग वहां है जो कि अलग होते हैं, इनके अंदर काउंट नहीं होंगे। और ये क्या है? दोनों के दोनों सघोष हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई बेटा। व्यंजन जो है वो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इतनी क्लास मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारी ट्रिक के साथ मैंने आप लोगों को जो जितना करा सकती थी कि मोटा मोटा आप लोगों को याद करवाने की कोशिश मैंने करी है। आपको याद हुआ होगा अच्छे से। फिर भी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे इनको मैंने यहाँ पे ये ट्रिक के साथ बताया है। दो को याद कर लिया तो पीछे वाले अपने आप हो जाएंगे। विपरीत में पूरा मुख खुलेगा, पूरा सिर्फ आपका आ में खुलता है। ऐसे ही यहाँ पे है कि ये अग्रिय, इससे ये याद हो गया, और मध्य ए की साउंड आती है तो ये ए इसमें आता है, बाकी से ये सारे पीछे वाले में आ जाएंगे। इतनी बात ठीक है बेटा? ये यहाँ से हम व्यंजन पढ़ेंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो क्लास तो बेटा लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अपना प्यार बनाए रखिएगा। आपको मतलब शर्मिंदगी नहीं होगी, आपको कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया है। सीधा पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे जो एग्जाम में पूछा जाता है हमें टिक टॉक 4 ऑप्शन में से एक जवाब दे देना है। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।